हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था विद द डिस्कशन अबाउट दिस एटम्स एंड इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अब हम पढ़ रहे थे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई या फिर उनको डिस्कवर करने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट सामने आए। तो हम जो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन उसकी डिस्कवरी पढ़ रहे थे। तो वहाँ हमने देखा था कि कैसे फैराडे ने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की हेल्प से एक डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप आप हमारे पास उसने ऑब्टेन कराया हमें, जिसके अंदर से उसने परफोरेटेड कैथोड को जो है किया, जिससे हमारे पास जिंक सल्फाइड की कोटिंग करने से हमें जो कैथोड रेज थी वो यहाँ पे एज अ फ्लोरेसेंट मटेरियल के फ्लोरेसेंस करने से ऑब्जर्व हो रही थी, राइट। अब क्या है, अब हमें देखना है कि क्या ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई हैं किस चीज़ से, इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। तो चलिए अब देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। तो जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो रिलेटेड टू इट्स नेम ही है कि ये जो कैथोड रेज हैं ये कैथोड से ओरिजिनेट हो रही हैं, दैट मीन्स ये कैथोड से बन रही हैं। तो इसीलिए इनका नाम कैथोड रे आपके पास दिया गया। और इनसे जो इन रेज से जो निकलने वाला कंपोनेंट है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब कोई नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट है और वो हम बोल रहे हैं कि एटम के अंदर एक सब एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस मेथड। और वो क्या थी कि जो कैथोड रे हैं वो ओरिजिनेट होती हैं कैथोड से और वो नेगेटिव चार्ज को कंटेन करती हैं। क्योंकि अब हमें ये कैसे पता चला वो नेगेटिव चार्ज ही कंटेन करती हैं, उनका फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो कैथोड से ओरिजिनेट हो रही है। नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव स्पीशीज ही तो बाहर निकलेंगी। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है तो उससे नेगेटिव स्पीशीज ही बाहर निकलेगी। दूसरा ऑब्जर्वेशन, नेगेटिव चीज़ ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ हमारे पास कैथोड वाली जो रेज थी वो एनोड की तरफ जाती हैं और फ्लोरेसेंस शो करती हैं, अपनी प्रेजेंस शो करती हैं। दैट मीन्स एनोड की तरफ उनका जो मोशन है वो ये कंफर्म करता है कि कैथोड रेज कैरिंग व्हाट नेगेटिव चार्ज। हैंस दी एलिमेंट्स या आप बोल सकते हैं जो पार्टिकल्स कंटेन हो रहे हैं हमारे कैथोड रे में वो क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज एंड नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब सेकंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं। हमारे पास सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि ये रेज जो होती हैं ये विजिबल नहीं होती हैं। मतलब क्या है कि आपने जब भी आपके ने कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को आप कैसे विजुलाइज कर पा रहे थे, या तो आप देख रहे थे कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो आपके पास डिपोजिशन हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिपोजिशन हुआ था कि डिफरेंट डिफरेंट जो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स थे उनके ऊपर जाके हमारे पास आयंस डिपॉजिट हो गए थे। हमें तब पता चला था कि आयंस की मूवमेंट हुई है। यहाँ जो ये कैथोड रे है वो हमें कैसे विजिबल हो पाई, हमें कैसे पता चला कि वो कैथोड से एनोड गई है, वो पता चला थ्रू फ्लोरेसेंस। कि जब किसी मटेरियल से, किसी फ्लोरेसेंस मटेरियल से वो रेज जाके टकराई तो वहाँ वो ग्लो से हमें पता चला कि उनकी प्रेजेंस वहाँ है, राइट। आगे देखिए, ये जो आपने पढ़ा कि फ्लोरेसेंस मटेरियल के ऊपर जैसे ही कैथोड रेज आके स्ट्राइक करती है तो वहाँ चमक पैदा होती है और उस चमक से ही हमें वो चीज़ विजिबल होती है, उसकी जो प्रेजेंस है वो हमें शो होती है। इसका एक लाइव एग्जाम्पल है, जो पहले वाले टेलीविजन्स होते थे जो कि काफ़ी बड़े होते थे साइज़ में, उन सब के अंदर भी क्या यूज़ होती थी, कैथोड रे ट्यूब्स हमारे में लगी होती थी। वो ट्यूब्स में क्या होता था, आप जैसे ही रेज आती थी वो रेज आके उस ट्यूब के ऊपर स्ट्राइक करती थी, जिस वजह से वो ट्यूब ग्लो करती थी और हमें स्क्रीन पे कोई भी जो पिक्चर दिखती थी वो हमें जो दिखना होता था पिक्चर का वो इन्हीं रेज की वजह से, फ्लोरेसेंस मटेरियल की फ्लोरेसेंस की वजह से ऑब्जर्व होती थी। यानी आप ये बोल सकते हैं जो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो भी विजिबिलिटी या फिर जो पिक्चर ऑब्जर्व होना, ये इसी प्रोसेस की क्या थी, एप्लीकेशन थी। अब देखिए दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो ये कैथोड रेज है ना ये ऐसे नहीं मूव कर रही है कि कोई भी रैंडम इनका मूवमेंट है, ये जस्ट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हैं। अब हमें कैसे पता चला ये कि जो आपने स्क्रीन लगाई थी, जो कि आप जिंक सल्फाइड की कोटिंग वाली स्क्रीन थी, उस पर आपने देखा कि जो हमारे पास लाइट थी या ग्लो जो था वो किसी
सिंगल पॉइंट पे आके लग रहा है, ना कि आपके अलग अलग पॉइंट्स पे लगा है। क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट्स पे अगर ग्लो आता तो मतलब ये होता कि उसमें डेविएशन है, वो लाइट के पार्टिकल्स जो थे, वो रेज जो थी, वो अलग अलग पाथ में डेविएट हो गई। पर वो सब एक ही सिंगल पाथ में चली जा रही थी। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास ग्लो आ रहा था मैक्सिमम, दैट मीन्स वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं, किसी एंगल से डेविएट नहीं हो रहे, अनटिल एंड अनलेस कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना हो। कि जब तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की कोई प्लेट आपने बाहर से नहीं लगाई है, या कोई आपने ना नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ नहीं लगाया एक्सटर्नली, तो ये जो रेज हैं ये क्या करेंगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, जिसकी वजह से हमें जो ग्लो है वो एक सिंगल पॉइंट पे ऑब्जर्व होगा। आपकी फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, ये अब जैसे ही आप, अब तक तो हम क्या पढ़ रहे थे कि आपने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं की है, पर अगर आप जैसे ही अब फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो जो कैथोड रे हैं वो अपने पाथ से डेविएट कर जाती हैं और एक्सपेक्ट क्या की जाएंगी कि वो अपने अप से अपोजिट चार्ज की तरफ, अपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगी, डेविएट हो जाएंगी। अब हमें पता है जो कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज, उनका जो नेचर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, वो ओरिजिनेट हुई हैं, ओरिजिनेटेड थ्रू कैथोड। अब जो कैथोड का चार्ज था वो क्या था, नेगेटिव चार्ज था। तो नेगेटिव चार्ज से जब कोई चीज़ ओरिजिनेट हुई है तो अब वो कहाँ जाना पसंद करेगी, पॉजिटिव चार्ज पे। यानी अब पॉजिटिव चार्ज पे उसको एक्सपेक्टेड जाना तो था सीधा, पर वो अब पोल्स की वजह से, नॉर्थ और साउथ पोल्स की वजह से उसका पाथ कुछ ना कुछ डेविएशन में ऑब्जर्व हुआ, और ये डेविएशन को ही हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं। या तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का डेविएशन पॉजिटिव चार्ज की तरफ मिलेगा, जाएगा तो ये रेज पॉजिटिव की तरफ ही, बट क्या होगा, कुछ ना कुछ डेविएशन आपको ऑब्जर्व होगा। आगे देखिए कि एक और प्रॉपर्टी इनकी ये है कि अगर मैं यहाँ कोई व्हील लगा देती, जैसे मान लीजिए फील्ड ना लगा करके मैंने कोई यहाँ एक व्हील लगा दिया, देखिए कोई व्हील है इस तरीके से, और अगर रेज अगर यहाँ से जा रही हैं तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी से इस व्हील को मूव कराएंगे। आप इनकी प्रेजेंस को एक इस तरीके से भी शो कर सकते हो कि यहाँ से जब रेज आ रही हैं और इस व्हील के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो ये व्हील जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। हैंस आप बोल सकते हो इनकी प्रेजेंस को आप डिटेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन से। आपने इसको कैसे मेजर किया था, आप इसको कोटेड मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करा रहे थे तब आपको इनकी प्रेजेंस फील हो रही थी। आप किसी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराएंगे तो भी आप इनके प्रेजेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपकी रेज हैं, जो ये कैथोड रेज हैं, ये डिपेंड नहीं करेंगी कि आपकी कैथोड क्या है, एनोड क्या है, कैथोड किस मटेरियल से बना है, एनोड किस मटेरियल से बना है, और कैसी आपने गैस वहाँ प्रेजेंट है, किस टाइप के आयंस मूव कर रहे हैं, उस बात पे भी डिपेंड नहीं करते कि ये रेज कैसी हैं, किस स्पीड से मूव कर रही हैं। उनका कुछ भी नेचर डिपेंड नहीं करता उन मटेरियल जो कि इलेक्ट्रोड्स का है जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई हैं, और जो गैस प्रेजेंट हैं उनके नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता। इन रेज का मोशन या इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। हैंस हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जो कैथोड रेज हैं ये किसकी डिस्कवरी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और इसको फर्दर अगर हमें जानना है तो देखिए अब हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर तो कर दिया, हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये कैथोड रेज से ओरिजिनेटेड क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। पर अब इन पार्टिकल्स का चार्ज, इनका मास, इनके एग्जिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ये चीज़ें निकालनी बहुत ज़रूरी थी। इसीलिए जे थॉमसन ने क्या किया, चार्ज टू मास रेशियो निकाला, किसका, इलेक्ट्रॉन का, जिसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो अब हम वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि किस तरीके से चार्ज टू मास का रेशियो हमें प्रोवाइड करता है एक वैल्यू, जिससे हम फर्दर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे चार्ज या मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट चार्ज टू मास रेशियो, यानी E/me। आप इसके सब्सक्रिप्ट में E और लगा सकते हैं जिससे आपको पता चल जाए ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अगर आप
इस चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हो तो आप बता सकते हो कि कितना चार्ज कितने मास के प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका देखिए सेटअप कुछ इस तरीके से है। यहाँ फिर से दो आपने इलेक्ट्रोड्स ली हैं जिनको आपने कनेक्ट कर दिया है किससे, हाई वोल्टेज बैटरी से। यहाँ आपने हाई वोल्टेज की बैटरी ले ली है और इस बैटरी में फिर से कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव। अब जैसे ही आप यहाँ से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हो तो यहाँ से वो जो डिस्चार्ज होगा उसकी वजह से क्या होंगी, कैथोड रेज जनरेट हो जाएंगी। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का मोशन स्टार्ट होगा और हमें अभी भी उनकी प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए। उनकी प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे अनटिल एंड अनलेस कोई भी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होती है। तो वो बी पॉइंट पे जाके टकराएंगी। और बी पॉइंट पे जब हमने नोटिस किया, यहाँ हमने क्या लगाया है, एक स्क्रीन लगाई है और स्क्रीन पे क्या लगाई है, हमारे पास जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी गई है ताकि जो आपके पास पार्टिकल्स हैं उनकी जो पोजीशन है या फिर उनका अकरेंस जो है उसको आप डिटेक्ट कर सकें। तो देखिए ये हमारे पास क्या था, पाथ ऑब्जर्व होना चाहिए था विदाउट अप्लाइड एनी फील्ड। तो जैसे ही मैंने यहाँ फील्ड लगाई, देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपने फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, अब ये ए पाथ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी ए बी की तरफ जाना था, अब ए से जो है इस एंगल से वो क्या कर गई हैं, डेविएट कर गई हैं और अब वो इस पाथ में मूव करने लगी हैं। और हमें यहाँ कहीं क्या मिल रहा है, फ्लोरोसेंस ऑब्जर्व हो रही है। जो शाइनिंग है उसका शाइनिंग स्पॉट जो है, जो कि उनकी अकरेंस को डिफाइन कर रहा है, वो हमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो अब उसके बाद एक बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ देखिए उसका डेविएशन हमें मिल रहा है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है ना, यहाँ से निकलने वाला हर पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो जाएगा। अब नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड लगाइए, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाते वो सी पॉइंट की तरफ क्या हो गया, डेविएट हो गया और हमें यहाँ कहीं फ्लोरोसेंस ऑब्जर्व हो रही है। तो अब हमारा मेन एम क्या है कि आपने जो अभी फील्ड लगाई है तो जो ये हमारा पाथ था उस पाथ में कितना डेविएशन शो हो रहा है हमें वो फाइंड आउट करना है। चार्ज आप तभी निकाल पाओगे जब कितना डेविएशन हमारा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से हो रहा है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हमें कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाएं जिसके कारण ये ऊपर जाए, पर उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लगा दें कि ये नीचे ना जाकर बस यहीं रुक जाए। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस आउट करना पड़ेगा ताकि ये जाए तो एक बार ए तक पर दोबारा सी पे ना जाकर सिर्फ बी पे रुक जाए, ताकि हमारे पास सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन पाथ को शो करे और हमें उसकी अकरेंस जो है वो बी पॉइंट पे ही ऑब्जर्व हो। ठीक है, तो आपने यही किया है कि फर्स्टली आपने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड को तो आपको बी टू ए ऑब्जर्व हुआ, उसके बाद डिफ्लेक्शन शो हुई, बी टू सी गया जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई। अब हमें क्या करना है, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई करते जाना है ताकि ऐसी एक कंडीशन, एक ऐसा इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाए ताकि अब वो इस पॉइंट पी बी पे ही क्या करे, आके सस्टेन कर जाए, रुक जाए। तो देखिए अब क्या करना है कि जे थॉमसन जो थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उनका एक्सपेरिमेंट करने का मेन मोटिव था कि अब वो चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट कर लें। अब उन्होंने क्या देखा कि जो हमारे पास डेविएशन पहले ऐसे हो रहा था और ऐसे हो रहा था उसको उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया गया कि अब वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या कर रही है, मूव करने जा रही है। ठीक है, सारी कैथोड रेज। तो यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन सामने आई वो क्या थी, जो कि हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी जब हम उसका चार्ज निकाल रहे थे। तो देखिए क्या समझ में आया हमें कि जो डेविएशन है कैथोड रेज का वो डिपेंड करता है ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर, कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा ही डेविएशन होगा। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है और मैंने फील्ड लगा दी है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज। अब जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा पावर से वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ नेगेटिव ही बहुत कम पावर का होता तो ये क्यों ही किसी से अट्रैक्ट होता, ये अपना सीधा सीधा पाथ फॉलो करता। तो हमें क्या पता चला
कि जब भी किसी पार्टिकल का अट्रैक्शन देखना हो तो वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि वो पार्टिकल कितना अट्रैक्ट होना चाहता है। जितना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा वो अच्छे से दूसरे अपोजिट चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ जो डेविएशन है यहाँ से यहाँ जाना या यहाँ से यहाँ जाना वो डिपेंड करेगा कि ये जो पावर है, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये कितना है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव चार्ज का उतना ही ज़्यादा डेविएशन होगा किसका, कैथोड रेज का। आगे देखिए, ये तो था एक फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर है मास ऑफ द पार्टिकल। मास को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो कोई भारी पार्टिकल है, देखिए कोई छोटा सा पार्टिकल है, और एक इतना बड़ा पार्टिकल है। तो देखिए ये जो डेविएशन है एक तरीके का धक्का है। तो देखिए इस वाले पार्टिकल को धक्का देने में ज़्यादा टाइम लगेगा या इस बड़े पार्टिकल को? ऑब्वियसली इस बड़े पार्टिकल को धक्का देने में या डेविएट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब वो यही बोल रहा है कि अगर जितना ज़्यादा इस पार्टिकल का मास होगा उतना डेविएशन कम होगा, इसको ज़्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में, जबकि हल्का पार्टिकल काफ़ी आसानी से डेविएट कर जाएगा। अब देखिए ये जो हम डेविएशन पढ़ रहे हैं इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये बताने के लिए है कि इलेक्ट्रॉन का डेविएशन बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो रहा है एक्सपेरिमेंटली। दैट मीन्स वो भारी तो नहीं है, वो काफ़ी हल्का है। तो यहाँ से उसके मास के बारे में कहीं ना कहीं थ्योरेटिकली हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है इस एक्सपेरिमेंट से कि जिस भी पार्टिकल की आप स्टडी कर रहे हो थ्रू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसका चार्ज मैग्नीट्यूड से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो देखिए आप कितनी आसानी से डेविएट कर गया है, उसका मास काफ़ी कम है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चला उस पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके चार्ज, उसके मास के बारे में। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये आती है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है कि कितना डेविएशन हो रहा है। देखिए अब जो डेविएट कर रहा है उसके नेचर को तो आपको डिस्कस करना ज़रूरी था कि उसका चार्ज कैसा है, उसका मास कैसा है। अब इस बात पे भी तो डिपेंड करता है कि जो चीज़ डेविएट करा रही है वो कितनी ताकत से डेविएट करा रही है। आपने ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा खींचने की पावर जो खींचने वाला होगा अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो चाहे भारी हो चाहे हल्का पार्टिकल हो वो आसानी से खींच लेगा उसे। तो अब हमने बोला कि जो स्ट्रेंथ है जैसे जैसे बढ़ेगी, मोर द स्ट्रेंथ मोर विल बी द डेविएशन। तो जो डेविएशन है हमारे पास स्ट्रेट पाथ से जो डिफरेंट एंगल्स में डेविएशन था वो आपके पास कैथोड रे के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि मोर द चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल मोर विल बी द डेविएशन एंड हायर द मास लेसर विल बी द डेविएशन। जितना ज़्यादा हैवी पार्टिकल होगा उसको डेविएट कराना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आप फील्ड लगाएंगे उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, डेविएशन होगा। देखिए अब यहाँ से जो हमें चीज़ कैलकुलेट करनी थी, जो फाइंड आउट की गई चीज़ एक्सपेरिमेंटली, चार्ज बाय मास रेशियो आया यहाँ से 1.7588 इंटू 10⁻11। चार्ज को कुलम्ब में मेजर करते हैं एंड मास को केजी में। तो कूलम पर केजी इज द E/ME रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसे याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो सकता है। आप इसको बस इतना याद रखिए 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। अब देखिए अब बात ये है कि अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने हैं ई की या एम ई की। अगर हमें कहीं से भी ई या एम ई का पता चल जाए तो हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब जो एक मिलिकन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने काम किया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निकालने पे काम किया। अगर ये वैल्यू आ जाए, ये तो गिवन है ही, तो एम ई को उधर ले जाके इससे डिवाइड कर देंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हमें यही तो करना है। तो उस जो एक्सपेरिमेंट था मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसको हम आगे देखेंगे, उससे जो चार्ज आया हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो आया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो मैग्नीट्यूड है ये तो आपका प्रोटॉन के लिए भी सेम रहेगा, बट ये जो साइन नेगेटिव साइन है ये दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो E/ME की वैल्यू हमें पता है, E हमारे पास यहाँ से ये आ गया, तो ME की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो देखिए आपके पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आ गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और आपके पास चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे कितना आ गया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है।
आगे देखिए, अब हम समझते हैं कि आर ए मिलिकन ने किस तरीके से अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया या निकाला। तो देखिए, ये कुछ सेटअप था इस तरीके से कि यहाँ पे इन्होंने एक चैम्बर ले लिया और उस चैम्बर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाई, जैसे ये इलेक्ट्रोड है कि ये इलेक्ट्रोड है, और इन इलेक्ट्रोड्स को उसने बाहर किसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सिस्टम से कनेक्ट कर दिया गया, जहाँ से उसको क्या मिल रही थी, इलेक्ट्रिक सिस्टम से वो कनेक्ट था, जहाँ से उसको चार्जिंग मिल रही थी। तो क्या था, अब यहाँ से ऑयल पार्टिकल्स को क्या किया गया, यहाँ से पास आउट किया गया। तो आप ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके हैं, ऑयल ड्रॉप के हैं। और जब यहाँ से क्या किया गया है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया गया है इस गैल्वेनोमीटर से। ये क्या है आपके पास, गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर से आप क्या मेजर कर रहे हैं, करंट को मेजर कर रहे हैं। यहाँ से डिफ्लेक्शन शो होगी जिससे आप करंट मेजर कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया। तो देखिए क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स थे, ऑयल के जो पार्टिकल्स थे, जो इस इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में किसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को फील कर रहे हैं, मिलिकन ने क्या देखा कि इनके ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे थे। अब ये जो क्या फोर्सेस थे जो इन ऑयल ड्रॉपलेट्स पे एक्ट कर रहे थे, ये थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्यों, क्योंकि दो चार्ज प्लेट्स के बीच में है, तो कहीं ना कहीं आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे जाके स्ट्राइक करेंगे या चिपकेंगे, तो उस तरीके से वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशनल फोर्स कि ये ऑयल ड्रॉप्स डाउन द अर्थ आने की कोशिश करेंगे। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ देखा गया, दैट इज विस्कस ड्रैग, के एयर फ्रिक्शन से भी क्या हो रहे हैं, ये पार्टिकल रिएक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिस वजह से इन्हें एक ड्रैग, एक धक्का लग रहा है। तो ये 3 टाइप के फोर्स इन क्या ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर लग रहे हैं। अब इससे ऑब्जर्वेशंस क्या आई, जिससे हमें ई जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में हेल्प हुई। तो देखिए क्या है, यहाँ क्या पता चला कि वो मिलिकन क्या कर रहे थे, बेसिकली इन जो ऑयल ड्रॉप्स थे इन पे जो फोर्स लग रहे थे डिफरेंट, इन फोर्सेस से ये पता कर रहे थे कि जैसे ही इनको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया गया तो किस तरीके से इनका मोशन अफेक्ट हो रहा था डिफरेंट ऑयल ड्रॉप्स का। तो जो कितना वो अफेक्ट हुआ है, उससे उन्होंने ये बात फाइंड आउट की, ये बात जनरलाइज की कि जो चार्ज था हर एक ऑयल ड्रॉपलेट पे, वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसी ई वैल्यू का, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल आता जा रहा है हर टाइम। कि किसी भी ड्रॉप का आप चार्ज निकाल रहे हो कि उसको कितना चार्ज है उसके ऊपर, तो वो ई का मल्टीपल आ रहा है। वो ई नंबर ही क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नथिंग बट -1.69 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बेसिकली इस जो एक्सपेरिमेंट था इसका मेन सेटअप यही बताना चाह रहा है कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं इनके ऊपर डिफरेंट टाइप के फोर्सेस लगे, और उन फोर्सेस के कारण जो चार्ज था उनके ऊपर जो फील किया गया वो इंटीग्रल मल्टीपल था चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, थॉमसन मॉडल से आपके पास आया, चार्ज टू मास रेशियो आया। अब बात आई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के काफ़ी टाइम बाद इन 19th सेंचुरी हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन शुरू हुई। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी इस बात को लेके स्टार्ट हुई कि आपके पास एटम है, उसके अंदर आप बोल रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। अगर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है तो एटम को तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पर एटम तो अपने आप में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई पॉजिटिव स्पीशीज भी होगी। तो उसी पॉजिटिव स्पीशीज का पता लगाने के लिए डिस्कवरी चालू हुई किसकी, प्रोटॉन की, कि कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज एटम के अंदर पक्का है, उसको फाइंड आउट करना ही डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का मेन मोटिव था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल, जिसने जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया बताने में भी कि किस तरीके से जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो आपके पास एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, उसमें अर्नस्ट रदरफोर्ड ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने काफ़ी ऑब्जर्वेशंस दी जिससे ये क्लैरिफाई हुआ कि एग्जैक्ट पोजिशन प्रोटॉन्स की कहाँ है। ये क्योंकि प्रोटॉन ऐसा भी तो हो सकता था कि वो न्यूक्लियस से बाहर होता, वो भी इलेक्ट्रॉन की तरह रिवॉल्व कर रहा होता। तो इन सब काफ़ी ऑब्जर्वेशंस के बारे में जो
क्लैरिफिकेशंस थी वो हमें रदरफोर्ड ने दी। रदरफोर्ड का जो आपके पास मॉडल था जिसमें आप वो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे गोल्ड फॉइल से, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जिसको अब हम आगे पढ़ेंगे, उससे हमें क्लैरिफाई हुआ था कि जो प्रोटॉन है वो लाई इनसाइड द न्यूक्लियस है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं डिस्कवरी जो प्रोटॉन की हुई कि यहाँ पर हमें ये भी तो क्लैरिफाई करना था कि ऐसा एक जैसा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी एटम में एग्जिस्ट करता है और उसका चार्ज क्या है, उसका मास क्या है प्रोटॉन का, ये सब फाइंड आउट भी करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे भी क्या किया गया, सेम सेटअप तैयार किया गया जस्ट लाइक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सेम वही ट्यूब ली गई, वही हाई वोल्टेज है, वही 2 कैथोड एनोड हैं, सबसे पहले उसको इवैक्यूएट किया गया, फ्लोरेसेंट मटेरियल भी यूज़ किया है। पर देखिए एक डिफरेंस है, यहाँ एनोड को परफोरेटेड नहीं किया हुआ, कैथोड में क्या कर दिए गए हैं, छोटे छोटे छेद कर दिए गए हैं, और जो कैथोड साइड है हमारे पास उसके साइड जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी गई है फ्लोरेसेंट मटेरियल की, जिससे हमें ग्लो ऑब्जर्व होगा। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब का यूज़ हुआ है जिसमें कैथोड को परफोरेशन में लगाया गया है। ये डिस्कवरी करने के लिए हुआ है किसकी, एनोड रेज की। एनोड रेज क्यों बोला गया इन्हें, क्योंकि ये एनोड से जनरेट हो रही हैं। अब एनोड से जनरेट हो रही हैं तो मतलब नेगेटिव की तरफ जा रही होंगी, और कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो वो खुद कैसी रही होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव होने के कारण वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं और एनोड से निकल रही हैं, जिस वजह से इनका नाम क्या पड़ा, एनोड रेज या कैनाल रेज, राइट। जैसे वो कैथोड रेज थी ऐसे ही ये एनोड रेज आ गई हैं और इन्हें कैनाल रेज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम वैसी ही हैं जैसी हमारे पास कैथोड की थी, सिर्फ एक पॉइंट पे आगे डिफरेंस आएगा, उसको हम देख लेंगे। देखिए यहाँ ये एनोड से जनरेट हो रही हैं और कैथोड की तरफ जा रही हैं, जिस वजह से इनका चार्ज पॉजिटिव जो है कन्फर्म होता है। यहाँ जो मोशन है कैनाल रेज का, देखिए ये जो कैनाल रेज जा रही हैं, यहाँ पे अगर हम फिर से कोई एक तरीके से व्हील लगा दें, उस व्हील को क्या करेंगी, ये रोटेट करेंगी, जिससे हम उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है, ग्लो मिल रहा है, जिस वजह से आप जो इन रेज की डिटेक्शन है वो कर सकते हैं। अब यहाँ जो इन रेज का मोशन है, जैसे कैथोड रेज में डिपेंड नहीं कर रहा था कि यहाँ ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये किस मटेरियल की बनी है, गैसेस के पार्टिकल्स कैसे हैं, उस बात पे ये रेज या इनके जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन डिपेंड नहीं कर रहा था। पर यहाँ ये ये जो कैनाल रेज हैं जो एनोड से निकल रही हैं, इनमें डिपेंड करेगा कि आपके पास ये मटेरियल किस मटेरियल से बनी है या कौन सी गैस आपके के पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनाल रेज। हम यही देख रहे हैं कि यहाँ मोशन जो है वो कैनाल रेज का वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन इवैक्यूएटेड ट्यूब। तो अब हमें देखना है कि चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा किसका, प्रोटॉन्स का। तो सेम आपको यहाँ भी यही करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है, मैग्नेटिक फील्ड लगानी है, और इस तरीके से लगानी है कि आपके पास नो डेविएशन आपको ऑब्जर्व हो। आप थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, और इस तरीके से उसको इंक्लाइन कर देंगे ताकि वो एक स्ट्रेट पाथ में मोशन कर सकें। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन सामने आया, जो कि क्या है कि स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पार्टिकल क्या था, हाइड्रोजन को किसको माना गया, H पॉजिटिव को। दैट मीन्स H पॉजिटिव मतलब एक स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन को कंसीडर किया गया, और इसी को क्या बोला गया, प्रोटॉन। कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन ये है आपके पास, वैसे ही प्रोटॉन H पॉजिटिव को माना गया, जिसके सबसे लाइटेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है H पॉजिटिव, जिसका पॉजिटिव आयन आप रेफरेंस में कंसीडर कर सकते हो। आगे जैसे आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हुए, तो अब भी जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो एग्जिस्ट नहीं आ पा रहा था। तो उन्होंने देखा कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर अब भी रह गई है जिसका मास कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट होता है इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो मास है वो अभी भी अधूरा है, एंड दैट पार्टिकल इज़ नथिंग बट न्यूट्रॉन, जिसके कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ मास होता है। और न्यूट्रॉन का मास कहीं ना कहीं स्लाइटली ग्रेटर देन होता है मास ऑफ प्रोटॉन से।
और ये चैडविक ने डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था उन्होंने, कि उन्होंने एक अल्फा बीम को पास किया था बेरिलियम शीट से और निकलने वाले पार्टिकल्स को एनालाइज किया। जब उन्होंने तो उन्होंने कंक्लूड किया कि एटम के अंदर एक ऐसा पार्टिकल भी है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ मास है, और ये मास कहीं ना कहीं प्रोटॉन के मास से कंपेरेबल है, बट लिटिल हायर है प्रोटॉन के मास से। तो देखिए, अब हम एक कंक्लूजन यहाँ देखते हैं जो कि है सब एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड, कि हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए। इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन्स जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन चैडविक ने। तो अब हमने क्या देखा कि इनके सिंबल हैं ई, पी और एन। इनके ऊपर जो चार्ज हैं वो क्या देखा, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, जीरो। जो एब्सोल्यूट चार्ज है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर मैग्नीट्यूड में सेम है, बस क्या डिफरेंस है, नेगेटिव पॉजिटिव साइन में। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव साइन, प्रोटॉन का पॉजिटिव साइन। अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें तो -1 एंड +1। मास पर किलोग्राम जो देखा गया, इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है, इसका मास 9.1 और 10 की 31 जीरोज हैं, जबकि यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सिर्फ 27 जीरोज हैं। तो मास ऑफ के इस हिसाब से अगर इनको अरेंज किया जाए तो न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा, देन प्रोटॉन का और देन इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास कहीं ना कहीं कंपैरेबल होता है एट 2 डेसिमल पॉइंट तक, उसके बाद जो है डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्लाइटली ग्रेटर होता है न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स, जो कि आपके सब एटॉमिक पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को एटम्स में किस पोजीशन पे रखना है, कहाँ, क्या इलेक्ट्रॉन अंदर है न्यूक्लियस के या बाहर है, या न्यूक्लियस कोई प्रॉपर्टी है भी तो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, किस आपके पास एटम में किस पोजीशन पे आपके पास एटम है, कहाँ न्यूक्लियस है, कहाँ इलेक्ट्रॉन है। सारी चीज़ों को डिस्कस करके हमारा एटॉमिक मॉडल बताता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल, आपके जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो एटम में कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, उसको स्टडी करना है। उसके लिए 3 मॉडल्स आपने के दिए गए हैं, दैट इज थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो अब हमारी नेक्स्ट लेक्चर में हम एटॉमिक मॉडल्स कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आप पहली वीडियो को इस चैप्टर की जो है उसको ज़रूर देखें, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल पे बने रहें। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आपके डाउट्स कंप्लीट हो सकें। हैप्पी लर्निंग।